नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पिछले दिनों यूपीएससी का रिजल्ट आया। पीसीएस के भी रिजल्ट आते रहते हैं और एक बहस छिड़ी कि हिंदी भाषी छात्रों की दुर्दशा क्यों, हिंदी भाषी छात्र क्यों पिछड़ रहे हैं। क्या भारत में हिंदी ही मर जाएगी और हिंदी पर ही जो हमारा अधिकार था हम उसे खो देंगे, अंग्रेजी इस कदर हावी हो जाएगी। तो हमने समझा कि यह बहस आगे बढ़ाई जानी चाहिए और मुझे खुशी है कि इस डिबेट में, यदि हिंदी में हम कहें तो इस वार्तालाप में मेरे साथ जुड़ रहे हैं नीलोत्पल मृणाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलोत्पल जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी, इस विषय पर चर्चा रखने के लिए और मुझे भी इस पर चर्चा से जोड़ने के लिए। पहले मैं नीलोत्पल मृणाल जी के बारे में बता दूं, बहुत सारे लोग जानते हैं। देखिए, नीलोत्पल मृणाल जी बिल्कुल साहित्यकार ऐसे हैं जो बहुत ही तेज चलते हैं और इन्होंने एक किताब लिखी डार्क हॉर्स, मैंने भी पढ़ी। और मुखर्जी नगर के बारे में है, जिसे कहा जाता है कि वो वहां जो पहुंच जाता है यूपीएससी की जो तैयारी की जो प्रतियोगिता है उसमें एक पड़ाव तक तो पहुंच ही जाता है, लेकिन अब मुखर्जी नगर की स्थिति भी खराब हो रही है। फिर आप देख रहे हैं मृणाल भाई गमछा भी बांधे हुए हैं, गमछा बॉय भी हैं। जब इन्हें दिल्ली में गमछा लिए हुए होटल में नहीं जाने दिया गया तो इन्होंने क्रांति भी कर दी। तो मतलब ये सोशल एक्टिविस्ट भी उसी तरीके से हैं और बिहार की आवाज बुलंद करते रहते हैं। बिहार और झारखंड से इनका नाता है। तो मृणाल जी, हम इस वार्तालाप को शुरू करते हैं। आपने, हाँ, आपने दिल्ली में बहस छेड़ रखी, अच्छा लगा। और मैं बिहार का हूं, हम सभी तो हिंदी मीडियम ही पढ़ कर आए हैं, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। तो यह बहस आगे जानी चाहिए। और आपको भी लग रहा है क्या अब जो हमें हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे जैसे लोग या जो नई पीढ़ी है, क्या उनके लिए आईएएस आईपीएस बनना अब मुश्किल हो गया है? क्या पीसीएस भी मुश्किल हो गया है? क्या हमारे ये बच्चे जो हिंदी पढ़ेंगे, जाहिर तौर पर गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, वे चपरासी और किरानी ही बनेंगे? इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? यूपीएससी के रिजल्ट को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, कृपया स्पष्ट करें। ज्ञानेश्वर जी, देखिए, इसमें दो बातें हैं जी एक है कि जो आपके पहला प्रश्न जो स्पष्ट है कि क्या अब आईएएस बनना, आईपीएस बनना जी मुश्किल हो गया है। जी तो अगर आप परिणाम को देखें तो इसका उत्तर यही है कि निश्चित रूप से यह मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है और एक हद तक असंभव सा दिखता है। लेकिन अगर हम इस प्रश्न को दूसरी तरीके से देखें कि क्या ये हमेशा असंभव ही रहेगा, तो फिर यहां पर हमें समझने की बात है कि तत्काल ये रास्ता मुश्किल तो है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन जब हम आगे परिणाम के बाद जब देखें तो मैं आपके चैनल पर बैठ के हिंदी माध्यम में पढ़ने वालों के लिए ये बात नहीं कर सकता हूं कि ये आगे भी इनके लिए हमेशा असंभव रहेगा। इसके कारण जी है, इसके जी कारण यह है कि हम पहले जो परिणाम देखते थे, आज से 10 साल पहले हम हिंदी मीडियम के लड़कों को टॉप करते देखते थे। बिल्कुल। मेरे कई परिचित मित्र जो टॉपर्स हैं बिहार में सेवा दे रहे हैं, जी आईएएस के रूप में, जी आईपीएस के रूप में, झारखंड में सेवा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सेवा दे रहे हैं। यानी कि अगर आज के दिन में जो यूपीएससी का रिजल्ट, जहां पर हमारी उपस्थिति नगण्य हो गई है, 1% से भी कम हो गई है, वहां पे हमें चर्चा इस बात की करनी होगी कि इस हालत के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। सही बात, चर्चा इस बिल्कुल। बात की नहीं और चिंता इस बात की नहीं कि हिंदी भाषा पिछड़ गई। चिंता इस जी बात की है कि किन किन कारणों से पिछड़ गई, और अगर जी वो कारण दुरुस्त कर लिए जाते तो क्या हिंदी भाषा की ये दुर्गति होती, हिंदी भाषा से परीक्षा देने वाले लोगों की ये दुर्गति होती। हम नहीं अक्सर होती। अंग्रेजी और हिंदी का मुर्गा लड़ाते रहते हैं, सही बात। अंग्रेजी और हिंदी का मुर्गा लड़ाई लड़ाते रहते हैं। और इस मुर्गा लड़ाई में हम मुख्य बात भूल जाते हैं कि हमें अपनी हिंदी को क्या दाना पानी देना चाहिए था। हमें अपनी हिंदी के लिए अपने सिस्टम को कैसे फिल्टर करना, कैसे परिमार्जित करना चाहिए था। हमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए संस्थागत रूप से क्या सुधार करने चाहिए थे। हमें हिंदी माध्यम के शैक्षणिक ढांचे में क्या सुधार करने चाहिए थे। इसके लिए हमारी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति क्या कर रही थी। इसके लिए हमारे शैक्षणिक वातावरण ने खुद क्या किया, और इसके लिए हमारे चिंतित चिंतित समाज के बुद्धिजीवी वर्गों ने हिंदी के उन्नयन के लिए अपनी अपनी भूमिका, जहां पर उसकी उनकी ज्यादा भूमिका नैतिक रूप से बढ़ावा देने की थी,
उसको किया कि नहीं किया। जी सर, तो बिल्कुल सही ये बात। बातें हैं, उस पर आगे अभी बात करेंगे, जब आप प्रश्नों के जब आप परत खोलेंगे तो फिर हम उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करें। देखिए, आपने दोनों पक्षों को कहा, समाज, सरकार और छात्र, तीनों। तो मुझे लगता है कि तीनों कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। आप बिहार से आते हैं और मैं यह प्रायः नोटिस करता हूं, संज्ञान में आता है कि जो सरकारी स्कूलों की हालत हो गई है, एक तो समाज उसका पहरेदार नहीं रहा। जो पंचायती राज व्यवस्था में पहरेदार बनाया गया वो तो लुटेरे मुखिया जी हैं, और कोई उसे देखने वाला नहीं है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि जो रिक्शा वाला है, दिन भर में 100 रुपया भी कमाता है, वह अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। जो प्राइवेट स्कूल है, जिसका नाम सेंट बीसी कॉन्वेंट हो, सेंट एफसीएस कॉन्वेंट हो, कुछ भी हो, वहां हिंदी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ाई जा रही है भगवान मालिक है, लेकिन वो उसी अंग्रेजी डा स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, छात्र जीवन में था, स्कूली जीवन में, मैं तो एक ब्लॉक लेवल की स्कूल में पढ़ा हूँ, और फिर पटना आया तो मैं मिलर स्कूल कैंपस में रहता था। और मैंने तब देखा है, ये मैं 1990 के कुछ साल पहले तक की बात कर रहा हूँ, कि पटना हाई स्कूल, पटना कॉलेजिएट, जीडी पाटलिपुत्रा स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, बीएन कॉलेजिएट स्कूल, ऐसे स्कूल थे ये सरकारी स्कूल जहां दाखिले के लिए मुख्यमंत्री पैरवी किया करते थे। बगैर बड़ी पैरवी के, यदि आपके पास टैलेंट थोड़ा सा कम है और आप चाहते हैं इन स्कूलों में दाखिला लेना, तो बगैर पैरवी के नहीं होता था। लेकिन आज की तारीख में इन स्कूलों में नामांकन लेने वाला कोई नहीं है, उसके लिए आपको कैंपेन चलाना पड़ता है, घर से घर घर जाना पड़ता है। तो ये तो सरकारी स्थिति बिगड़ी है, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जी हम हिंदी माध्यम की असफलता को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं 2 मिनट में। जी हिंदी माध्यम भाषा पिछड़ी भी नहीं है, जी, ज्ञानेश्वर जी, इस बात को नोट किया जाए कि भाषा पिछड़ी भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। भाषा को ले जाने वाला जो रथ है ना, उसका पहिया टूटा हुआ है। भाषा जिस 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 संस्था के भरोसे बढ़ती, जिस उपक्रम के साथ बढ़ती, असल में वही क्षतिग्रस्त है। जब हम हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो असल में वो अनिवार्य तौर पे, शर्तिया तौर पे, वो हम पिछड़े पृष्ठभूमि के लोगों की बात करते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, खास करके आर्थिक रूप से। क्योंकि जब आप बात करेंगे, आप हिंदी बोलने वाले को ये तो नहीं बोल सकते कि हिंदी बोलने वाला विधायक नहीं हो रहा है, हिंदी बोलने वाला ताकतवर सांसद नहीं हो रहा है, हिंदी बोलने वाला अपने अपने इलाके का बाहुबली नहीं है, हाँ, वो प्रधान नहीं बन पा रहा है, हिंदी बोलने वाला जमींदार नहीं है, सब है ना। तो सामाजिक प्रतिष्ठा तो हिंदी ने छोड़ा कहां, तो है हिंदी बोलने वाले को भी, है ना। आर्थिक रूप से जो हिंदी का वर्ग एक पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो कौन सा वर्ग है? वो वर्ग वो है जो वही जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो मिडिल क्लास से नीचे का वर्ग है, जो बेचारा दिन भर की मजदूरी करके खा कमा रहा है, जो सचिवालय में चपरासी है, वो सपना कैसे देखे कि अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएगा। यहीं से शुरू हो जाती है हिंदी मीडियम, कि हिंदी मीडियम में जो स्कूल हमें मिले वो सरकारी स्कूल मिले, वहां पढ़ाई नहीं मिली। एक कारण, हिंदी मीडियम में जब हम कॉलेज में गए, हमको कॉलेज के लेवल पर काउंसलिंग नहीं मिला कि हमको कैरियर में किधर जाना है। हमको वहां कोई ये बताने वाला संस्थागत ढांचा नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, कोई ऐसी खिड़की नहीं है जो कॉलेज के विद्यार्थियों को काउंसलिंग कर सके, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो बता सके कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप भौतिकी के अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको ये विकल्प भी देखना चाहिए, आप मानविकी के विद्यार्थी हैं तो आपको ये विकल्प देखना चाहिए। यानी कि हमें कॉलेज में ना पढ़ाई मिली, ना हमको मार्गदर्शन मिला। हमको प्रोफेसर साहब से कभी कभार समोसा चाय मिल गया, एक दो बार पीठ पर धोल मिल गया, कभी छात्र संघ का चुनाव हुआ तो एक अलग तरह का माहौल मिल गया, लेकिन पढ़ाई और वो नहीं मिला। एक बात। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि जब हमको शैक्षणिक अवस्था, हमको जब हमें स्कूल में नहीं मिला, कॉलेज में नहीं मिला, हम आ गए आईएएस की तैयारी करने। अब हम नर्सिंग होम में भर्ती हो गए। नर्सिंग होम का मतलब कोचिंग, कहेगा हमको वहां ऑक्सीजन नहीं मिला टाइम पर बढ़िया तरीके से, मेरा लेवल है 62, 64, 70, ब्लड का कमी है, विटामिन का कमी है। अब हम आए हैं दिल्ली नर्सिंग होम में भर्ती होने, कोचिंग करने, क्योंकि कोचिंग तभी आएगा जब गांव का अस्पताल खराब है इसलिए नर्सिंग होम में आए, यानी कि गांव में व्यवस्था खराब है। पटना में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में देवरिया में, गाजीपुर में, झारखंड में पलामू में, चतरा में, दुमका में, गोड्डा में, देवघर में, पाकुड़ में अगर कॉलेज अच्छा होता, स्कूल अच्छा होता, तो हम दिल्ली नर्सिंग होम नहीं आते। अब हम नर्सिंग होम आ गए,
नर्सिंग होम का स्थिति ऐसा है कि डॉक्टर ठग रहा है, पथरी के ऑपरेशन के नाम पर कैंची छोड़ देता है पेट में। यानी कि यहां पर पढ़ाई के नाम पर आपको पिछले 10 साल पहले की सामग्री दी जा रही है, जिसको अच्छा। यूपीएससी के पैटर्न, हाँ, वो यूपीएससी के पैटर्न से मैच नहीं करता है। इतना इतना सामग्री दिया जाता है जितना कि बेटी को गौना के टाइम में सामान दिया जाता है ना, है पक्साला, है अलमीरा, है सैमसंग के एलईडी टीवी, लड़का का मोबाइल, सोना के सिकड़ी मंडप पर, वैसे ही लोग को नोट्स दिया जाता है। ये लोग सब गौना का सामान कपार पर लेकर रूम पे आता है, इनको लगता है यही हरा पीला नीला नोट्स पढ़ के मायूस हो जाए। हिंदी मीडियम गुमराह होता है कोचिंग से, पुराने नोट्स, पुराना शोध किया हुआ काम जो कि नए पैटर्न से मैच नहीं करता है। दूसरी बात, शिक्षक अब बाजार के शिकार हो गए, वो गंभीरता से यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहे हैं, वो यूट्यूबर हो गए हैं, वो टीचर नहीं रहे। ऑनलाइन पढ़ाई में यूट्यूबर हमें पढ़ा रहा है, हमें टीचर कहां पढ़ा रहा है। अब विद्यार्थी नहीं है संस्थानों के पास, उनके पास सब्सक्राइबर है। हम सब्सक्राइबर को आईएएस बनाना चाह रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी, सब्सक्राइबर आईएएस नहीं बनता है। हिंदी मीडियम के कोचिंग ने क्या किया, उसने सब्सक्राइबर बना लिया विद्यार्थियों को। आइए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सर के बारे में अच्छा लिखिए। कोचिंग ने नए पैटर्न पे काम नहीं किया, सामग्री अच्छे तरीके से नहीं दिया। और एक बात, कोचिंग ने कहा कि किताब पढ़ना बंद कर दो, तुम मेरे नोट्स पढ़ो, मैं बेहतर नहीं पार करा दूंगा। हाँ, किताब पढ़ना बंद कर दो। आप दिल्ली में सर्वे कराइए, आप लड़कों से बात करवाइए, किताब पढ़ना बंद कर दो। अब जिस पढ़ाई की व्यवस्था में, ढांचे में, संस्थागत ढांचे, शैक्षणिक ढांचे में आप टेक्स्ट बुक पढ़ना बंद करवा दीजिएगा, बताइए वहां आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप यूपीएससी के लेवल को छूइएगा। जी बिल्कुल, ये है कोचिंग। क्योंकि कोचिंग क्या हो गया है, बिल्कुल, क्योंकि कोचिंग सर्व एक्सल हो गया है। वो कहता है कि हम दांत धो देते हैं, ये है मेरा बिम बार, हम बर्तन में से कीटाणुओं का सफाया कर देंगे। वो गारंटी देने लगा है विज्ञापन की तरह, वो गारंटी देने लगा है प्रोडक्ट की तरह। चौथी बात की, कोचिंग के क्लास में प्रश्न पूछना वर्जित हो गया है। आप पता करवाइए बड़े संस्थान। अच्छा, प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, वर्जित है। क्यों? हाँ, अच्छा, आप अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूं, मैसेज, मैं आपको लड़कों के मैसेज दे सकता हूं। जी, अच्छा, लड़कों से बोला जाता है कि आप 700 की कक्षा में हैं, आप 700 की कक्षा में बैठे हुए हैं, अगर सब कोई प्रश्न पूछेगा तो अराजकता फैल सकती है। मतलब थिएटर हॉल हो गया। अब आप सोचिए। जी हाँ, जब हम सवाल ही नहीं पूछेंगे तो फिर कहां से कुछ होगा, तो फिर क्या होगा? हाँ, अब आप सोचिए कि जब हम हिंदी मीडियम का नर्सिंग होम इस तरह से काम करेगा तो बेचारा भाषा का क्या दोष है? हाँ, और उस विद्यार्थी की प्रतिभा का भी बहुत दोष नहीं है, क्योंकि वो विद्यार्थी अभी भी पीसीएस कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, वो विद्यार्थी अभी भी आईएएस में कहीं कहीं जाके बेचारा लटक जाता है 2-4 साल 5 साल में, भले 11 में आ जाए। जो अंत में कोचिंग से हार के सेल्फ स्टडी की ओर जा रहा है, अपने सीनियर के अनुभव से कुछ ले रहा है, उसको बेचारे को राह चलते बुद्ध के जैसा कहीं ज्ञान हो गया, वो सब बेचारा निकल भी जाता है। अब उन्हीं लोग का फोटो लेके फिर से एक नया भीड़ आ जाता है मुखर्जी नगर, फिर से एक नया भीड़ पटना के कोचिंग में, फिर से एक नया भीड़ इलाहाबाद के कोचिंग में। वही है, वही फोटो है। तो ये सब कारण है हिंदी मीडियम के समस्या के। हिंदी मीडियम में प्रतिभा की कमी नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले मेहनती लड़कों लड़कियों की कमी नहीं। हिंदी मीडियम का जो कुचक्र बनाया गया, बाजार का दुष्चक्र जो बनाया गया, जिसमें यूट्यूबर आ गए, ऑनलाइन यूट्यूब, आप क्या पढ़ लेंगे यूट्यूब ऑनलाइन से, आईएएस की तैयारी क्या कर लेंगे? आप सोचिए। सही बात। अब यूट्यूब आप देखते देखते किसी को अपना हीरो बना लेते हैं, उस हीरो का दर्शन करने आप दिल्ली आते हैं आप, और फिर वो हीरो आपको जो है कि एकदम चमत्कार की तरह आपको चमत्कृत करता है, मनोरंजन करता है, लाइट मूड में रखता है, आपको चिंतन नहीं करने देता है, चिंता नहीं करने देता है, मोटिवेट करता है। मोटिवेशन से आईएएस नहीं होता है। तो फिर ये सरकारी से, मोटिवेशन से तैयारी के लिए आप तैयार होते हैं, आईएएस नहीं बन सकते। सही बात। लेकिन एक और बड़ी बात है, एक और बड़ी बात है आईआईटी आईआईएम, इसका जो जोर चल रहा है। मुझे एपीजे कलाम, ग्रेट एपीजे कलाम से एक साक्षात्कार का संस्मरण है
कि उन्होंने कहा कि देखिए, यदि मैं होता, प्रधानमंत्री होता, अब तो रहे नहीं, जब मैं रांची में संपादक था तो वो रांची आए थे और वहीं राजभवन में बातचीत हुई थी, अनौपचारिक बातचीत थी। तो उनका कहना था कि देखिए, आईआईटी और आईआईएम, ये जो संस्थान है, सरकारी संस्थान है, यहाँ हम जो देश के सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माइंड है, उनको हम सरकारी पैसे से तैयार करते हैं। और फिर क्या होता है कि इनमें से 50% या 40% या 60% बच्चे विदेश चले जाते हैं। तो तैयार हमने किया, चले गए विदेश, तो उनकी प्रतिभा से जो देश को हासिल होना था वो तो प्राप्त नहीं हुआ। फिर इनमें से जो बच गए 50% या 60%, उनमें से 40% लोग यूपीएससी में, मतलब हार्ड पावर के लिए जा रहे हैं, जबकि ये आईआईटी आईआईएम वालों को करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है। दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में तमाम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये 50,000 60,000 जो बेसिक सैलरी होती है, उसके लिए ये अरवल में, ये खगड़िया में, ये लातेहार में, ये खूंटी में जाने को तैयार होते हैं। तो ये जो मंशा है ना, वो बहुत ठीक दिखती नहीं है इनकी, कि ये सिर्फ देश सेवा के लिए जा रहे हैं। इनके मन में कुछ खोट दिखती है। और फिर दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि यूनिवर्सिटीज में आपको काउंसलिंग नहीं मिली। यदि हम पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास देखते हैं तो यशवंत सिन्हा, आप देख लीजिए सैयद शहाबुद्दीन, आप देख लीजिए मुचकुंद दुबे, तमाम ऐसे मिलेंगे। तो ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां भी क्या हिंदी को परेशान नहीं कर रही? जो मेन स्ट्रीम में जो पढ़ाई थी उस पर आईआईटी और आईआईएम वाले लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं चूंकि अपने देश की बात कर रहा हूं और जो आईआईटी और आईआईएम है वो मेरे मुल्क की प्रतिभा है जी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहूंगा। जिसकी बात आपने शुरू में कही कि जो 50% लोग जो बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, उसको हम निश्चित रूप से विडंबनापूर्ण प्रतिभा पलायन के रूप में देखते हैं। वो हमारे लिए प्रतिभा पलायन का मामला तो है। जो दूसरा पक्ष इस बात का है कि जो आईएएस आईपीएस हैं, जो आईआईटी के लोग हैं, आईआईएम के लोग हैं, जो अच्छे संस्थान से पढ़े, जिन पे हमने अपना संसाधन झोंका, वो यूपीएससी सर्व करने क्यों चले आते हैं? देखिए, एक आम धारणा है कि यूपीएससी में पावर है, यूपीएससी में प्रतिष्ठा किसी के भी तुलना में ज्यादा है। तो ये जो सहज आकर्षण है ज्ञानेश्वर जी, ये इतिहास पढ़ने वाले के भी मन में होगा, ये तो राजनीति शास्त्र पढ़ने वाले के भी मन में होगा, और ये आईआईटीएन के भी मन में होगा। यानी कि यह एक सहज आकर्षण है जो इस देश की व्यवस्था ने सिविल सेवा को जितना कुछ दिया है उसको देख के पैदा होता है। उसको देख के नीलोत्पल मृणाल को भी लगता है कि यहां से निकले और शायद आईएएस हो जाए, कुछ लेटरल एंट्री वाला मामला हो जाए तो डायरेक्ट बन जाए। ज्ञानेश्वर जी को भी कभी लगेगा मन में कि पटना सिटी एसपी भी एक बार हो जाए, एक बार लहरा से बेल्ट उल्ट बढ़िया से। ये आकर्षण है, ये आकर्षण हमेशा रहता है, ठीक है ना? मेरा ये मानना है कि हम देश की प्रतिभाओं के बीच में विभाजन नहीं करके देखें। जो आईएएस आईपीएस, जो आईआईटी है, जो आईआईएम है, वो अगर आईएएस बनते हैं तो मेरे लिए वो बहुत दुख की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो, क्योंकि प्रशासक का काम केवल कागज पर सिग्नेचर करना भर नहीं है। प्रशासक का काम अगर सुलभ शौचालय का रिपोर्ट लेना है तो हो सकता है कि एक इंजीनियर बिना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पूछे उसमें सीमेंट और गिट्टी की मिलावट का जांच कर सकता है अगर वो सिविल इंजीनियर रहा है। सही बात। तब उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछना भी नहीं है जो पैसा लेके पहले से खड़ा है, जो कह रहा है नहीं हुजूर इतने का गारा लगता है सर, हुजूर हमने बुर्ज खलीफा बनवाया है सर, हमने उसमें भी काम किया है। वो जो बताता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हो सकता है कलेक्टर को उससे पूछने की जरूरत ना पड़े। कई बार कई आर्थिक सुधार जो होते हैं वो हो सकता है कि मैनेजमेंट का एक विद्यार्थी रहा, कलेक्टर हो, अच्छी तरीके से कर सकता है। तो आप यूपीएस, आप आईएएस और आईपीएस बनने के बाद भी इन चीजों को अप्लाई करते हैं और इसी से तंत्र जो है मॉडरेट होता है, आधुनिक होता है। हमने जो अभी तक देखा नहीं है, हो सकता है वो भी नया कुछ और आ जाए सिस्टम में और उसको ऐसे लोग लेके आए। मानविकी का विद्यार्थी भी जरूरी है, सही बात, क्योंकि इतिहास पढ़ा हुआ व्यक्ति मुहर्रम की ड्यूटी में अगर लगेगा तो उसको पता है कि हिंदू मुस्लिम दंगे का इतिहास क्या है, और हमको सीखना है कि कई बार इतिहास में कैसी गलतियां हुई हैं धार्मिक बयानों को लेकर।
उसकी संवेदना का तंतु वो पकड़ पाएगा, तो वो जो एसपी रहेगा वो पिस्टल से कम और दिमाग से ज्यादा काम लेगा, क्योंकि वो मानविकी का विद्यार्थी है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन में वैरायटी तो होना ही चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग लोग तो आने ही चाहिए ज्ञानेश्वर जी। लेकिन जो बाहर जाने की बात है वो आपकी सही है, वो विदेश जाना प्रतिभा का पलायन है और वो हमको वंचित करता है अपने देश की प्रतिभाओं से। मृणाल जी, देखिए पिछले दिनों बिहार विधानसभा में चतुर्थ वर्गीय पदों की बहाली निकली थी, चपरासी भी जिसे कहते हैं। हमने वहां देखा कि वहां पीजी और जो सो कॉल जिसके आप कह रहे थे कि थिएटर हॉल खुल गए हैं या डिग्री बांटने वाले संस्थान खुल गए हैं या कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, वहां से एमबीए करने वाले छात्र भी और जो हिंदी मतलब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र भी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, उनकी लंबी लंबी लाइन दिखाई पड़ी। और लाइन क्यों दिखाई पड़ी कि बाकी सारी परीक्षाओं में वे कंपीट नहीं कर पाए। एक तो देखिए रोजगार के अवसर ही कम है, और जब कॉलेज नहीं बचेंगे, स्कूल्स नहीं बचेंगे, तो फिर ये हिंदी पढ़ने वाले छात्र उन्हें चपरासी की नौकरी के लिए लाइन तो लगानी ही पड़ेगी। और वहां भी जितने पद थे उससे 1000 गुना ज्यादा एप्लीकेंट थे। तो ऐसी सूरत में होगा क्या? आप तो मुखर्जी नगर में बैठे हैं, आप तो सुनते हैं मुखर्जी नगर की स्थिति भी खराब है। हाँ नहीं, अब देखिए कि नौकरी के लिए कतार में लगना वो यूपीएससी फेल होने का कारण नहीं, वो पीसीएस फेल होने का कारण नहीं। युवा कब तक वेट करेगा? जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल डैम पर खड़ा होकर कहा था कि सारी चीजें इंतजार कर सकती है, कृषि इंतजार नहीं कर सकती, खेत इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाखड़ा नांगल डैम जो है ये पहला मंदिर है भारत का, आजाद भारत का पहला मंदिर है, और हम कृषि को इंतजार करने के लिए नहीं कर सकते। इसलिए पंचवर्षीय योजना में शुरुआत में कृषि को प्राथमिकता दी गई। आज 21वीं सदी का जो भारत है उसके लिए रोजगार ही मंदिर है, उसके लिए लोकसभा मंदिर नहीं है ज्ञानेश्वर जी। अगर लोकसभा के संसद के सीढ़ी पर जो माथा टेक कर अगर हम कह रहे हैं कि ये मंदिर है लोकतंत्र का, लोकतंत्र समृद्ध होगा जब अपने युग के युवाओं को रोजगार देगा। आज रोजगार इंतजार नहीं कर सकता, युवा इंतजार नहीं कर सकता, और यही कारण है कि लाख प्रतिभा रहे, लाख डिग्री रहे, लाख पढ़ाई रहे, मेहनत रहे, हम उससे कम की नौकरी के लिए भी तैयार हैं। और हम उससे कम की नौकरी के लिए तैयार हैं तो हम, मेरे पीछे जो लोग खड़े उसका भी हक मार रहे हैं। वो बेचारे जो नहीं पढ़ पाए, वो वहां जाके चपरासी होते और कुछ पैसा होता अपने बच्चों को पढ़ाते, हम उनका भी हक मार रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सिस्टम ने हमारे लिए नौकरी नहीं निकाला और हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं इसी सिस्टम के दरवाजे पर। इस सिस्टम के दरवाजे पर हम अपनी अपनी डिग्रियां लेके माथा फोड़ रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और मैं तो अब ये भी कहता हूं, हिंदुस्तान के युवाओं को अब ये समझना चाहिए कि सरकारें रोजगार की जमीन को बंजर कर चुकी है। ये सिस्टम बांझ हो चुका है। ये सिस्टम खूबसूरत दिखेगा, आपको रिझाएगा, अपने लटके झटके दिखाएगा, अपना शॉर्टकट दिखाएगा, अपने एप्स दिखाएगा, बाइक्स दिखाएगा, लेकिन वो आपके लिए कुछ उत्पादित करके नहीं देगा। इस बंजर सिस्टम पर युवा फावड़ा मारेगा और उसके बाद फव्वारा फूटेगा। ये अब इस वक्त की जरूरत है। ठीक है, इस बंजर पर मारना हुआ खुदा। ठीक है, फावड़ा मारेगा, फावड़ा फूटेगा। चलिए हम अंतिम चरण में चलते हैं। बिहार और झारखंड दोनों आपने बचपन से देखा है और अब दिल्ली में भी हैं, और हम बुनियाद की ही बात कर रहे थे। बिहार झारखंड के सरकारी स्कूल्स क्या हुआ करते थे, नेतरहाट का भी नाम हमने सुना, सिमुलतल्ला का भी नाम सुना, सैनिक स्कूल का भी नाम सुना, और आज हमारे सरकारी स्कूल जिनके नाम हमने लिए प्रारंभ में, सभी के सभी समाप्त हो गए। नेतरहाट की बात हम नहीं करते हैं, वो तो अभी कुछ बचा है। सभी के सभी समाप्त हो गए। और सरकारी स्कूलों में पढ़ाना कोई भी माँ पिता शौक से नहीं चाहता है, वो मजबूरी है कि ठीक, हाँ वो मजबूरी है कि दिन में वहां खिचड़ी भी मिल जाएगी। तो शिक्षा मारी जा चुकी, हिंदी को मारने की कोशिश की गई, क्योंकि सरकारी स्कूल मरेंगे तो हिंदी मरेगी, जिसे आप कह रहे थे कि हम जीवित कर सकते हैं। लेकिन बिहार झारखंड की बात हम करते हुए हम दिल्ली में एक क्रांति देखते हैं स्कूलों में, कि चाहे जैसे भी एक क्रांति दिल्ली में करने की कोशिश की गई है। मैं पिछले बार जब दिल्ली था तो मैं कुछ सरकारी स्कूलों में गया था
और जब हम कहते हैं कि सरकार अब शिक्षा व्यवस्था का कुछ भी नहीं कर सकती है, तो हमने दिल्ली में खत्म हुए सरकारी स्कूलों को उठते देखा है। तो क्या ऐसी हाँ कोई पहल, हाँ, तो क्या ऐसी कोई पहल बिहार और झारखंड में नहीं की जानी चाहिए, और यदि की जानी चाहिए तो इसका रास्ता क्या हो? बिल्कुल, इसमें कहीं को दो राय नहीं है कि की ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द की जानी चाहिए। जी। क्योंकि एक पूरी पीढ़ी हताश भी हो रही है और आने वाली पीढ़ियों में निराशा भर रही है, भाषा को लेके, पृष्ठभूमि को लेके। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सरकार को, तो आप बार बार अनुरोध करते हैं, कोई भी बड़ा आदमी सरकार से अनुरोध कर सकता है, उनको चिट्ठी लिख सकता है, लेकिन मैं आपके देखने वाले दर्शक श्रोताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारी वैचारिक लड़ाइयां अपनी जगह पर है, हमारे और आपके बीच के वैचारिक मतभेद, राजनीतिक दोषारोपण अपनी जगह पर है, लेकिन इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग, बिहार झारखंड का बुद्धिजीवी वर्ग अपनी अपनी सरकारों के आगे खड़े हो जाए कि वो कम से कम शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में तुरंत से तुरंत आमूलचूल परिवर्तन करते हुए सुधार करें। क्योंकि अगर एक पीढ़ी इस भाषा की मार से मर गई तो फिर कई पीढ़ियां लग जाएंगी फिर उसको खड़ा करने में। आप समझ लीजिए कि गणित का हिसाब अगर खराब हो जाए ज्ञानेश्वर जी, तो केवल एक हिसाब खराब होता है, लेकिन अगर एक पीढ़ी का हिसाब खराब हो जाए तो 10 पीढ़ियां भुगतेंगी। ये वही बात है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। तो अभी भी बिहार सरकार, झारखंड सरकार के सामने बिहार के बुद्धिजीवी, बिहार के पढ़े लिखे लोग, सामर्थ्यवान लोग, झारखंड के बुद्धिजीवी खड़े होइए, बोलिए। कम से कम वो शाहरुख खान के लड़के के गांजा पर बोलने से लाख गुना बेहतर है कि बिहार की शिक्षा पर एक पोस्ट डालिए, झारखंड के स्कूलों पर एक पोस्ट डालिए, उस पर विचार कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कीजिए ना कि आपका लड़का कहां पढ़ता है, आपका लड़का क्यों नहीं पढ़ा भागलपुर में, क्यों भेज दिए थे दिल्ली, बात तो कर सकते हैं ना। तो ये बहुत जरूरी है और ये पहल ऐसे ही शुरू होगी। आज आपने हिंदी माध्यम पर बात करने के लिए मुझे बुलाया, कल आप और लोगों को बुलाएंगे, परसों ये कारवा और बढ़ेगा, तो बात से बात निकलेगी। और इस बात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना है। कोई भी सरकार होगी, सबसे इस बात के लिए उनको प्रेरित कीजिए और खुद भी खड़े होइए, शिक्षा पर बात, शिक्षा के सुधार पर बात। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी, आपने इस सार्थक बहस में हमारे साथ जुड़ने का काम किया। मैं दिल्ली आता हूं तो और विस्तृत बात आपसे के साथ करूंगा, जब आमने सामने बैठेंगे, चाय भी पियेंगे, आपके गमछे के साथ भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव सिटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके देखने वाले सारे श्रोताओं दर्शकों का बहुत बहुत बहुत।